देखो, चैप्टर नंबर हमारा 13 क्लास 11 का हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर चल रहा था। बेसिक बातें हम सारी देख चुके हैं। हाइड्रोकार्बन्स एनर्जी के सोर्स होते हैं, और जैसा कि इसका नाम बोल रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन के ये कंपाउंड्स हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको हाइड्रोजन और कार्बन ही मिलेंगे सारे के सारे। अब ये भी चार तरह के थे बेसिकली। एक तो क्या होगा आपके एल्केन्स, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। फिर एल्कीन्स ट्रिपल बॉन्ड वाले, फिर एल्काइंस, सॉरी एल्कीन्स डबल बॉन्ड, एल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड, और बेंजीन के हो जाएंगे आपके इस तरह के कंपाउंड्स। वो हम जब आएगा तब पढ़ेंगे। क्लियर। फिर हमने क्या देखा था इसके अंदर स्टार्टिंग में, क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आपको पता होना चाहिए। सैचुरेटेड क्या होते हैं भाई, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड सारे। और अनसैचुरेटेड क्या हो जाएंगे आपके, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले। अगर कोई भी एक सिंगल डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो क्या होगा यहाँ पे, अनसैचुरेटेड हो जाएंगे। क्लियर है सबको भाई, बताओ। उसके बाद एक वर्ड यहाँ पे होमोलोगस सीरीज, आपको बताया था मैंने। सेम कंपाउंड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, लेकिन उनमें क्या होगा, सबके अंदर कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स में CH2 यूनिट का डिफरेंस आएगा, चाहे फिर कोई भी हो। आ रही बात समझ में, होमोलोगस सीरीज डन होगी। उसके बाद हम लोगों ने क्या स्टार्ट करे थे, एल्केन, जिसके अंदर होमोलोगस एक वर्ड आया था। फिर इनके नामकरण, आइसोमेरिज्म, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके थे। मतलब आइसोमेरिज्म एक बार आपको फिर से डिटेल में बताना है। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे क्या आया था, ये सारे क्या आपके आए थे, एल्काइल ग्रुप्स। मतलब एल्केन क्या होते हैं आपके पता है, एल्केन मतलब CnH2n+2। और एल्काइल ग्रुप क्या हो जाएंगे, CnH2n-3 कह दो। नहीं सॉरी, यहाँ पे +2 आएगा ना, क्या हो जाएगा, +1, -3 सॉरी +1, गलती से कहते। कैसे देखो, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका वेरीफाई करने के लिए एक बार। अरे ये देखो, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस चीज को। जैसे कि मैंने लिखा प्रोपेन, क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और CH3, प्रोपेन हो गया। अब प्रोपाइल अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 और CH2 और एक वैलेंसी क्या हो जाएगी यहाँ पे खाली। मतलब कार्बन जो है वो क्या करता है, कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन के साथ बना है, लेकिन एक वैलेंसी खाली है। अब ध्यान से देखना है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H कितने हैं, देखो 3 और 2 5 और 2 7, यानी कि किसको मैच कर रहा है ये, CnH2n+1। और ये वाला किसको मैच कर रहा है, CnH2n+2। कैसे देखो, Cn 3 कार्बन है तो C3H कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6 और 2 8, देखो 3 और 3 6 और 2 8, तो मैच कर रहे हैं। तो अब याद रखना, एल्केन्स के लिए जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+2। और एल काइल ग्रुप के लिए, यानी कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट होता है, उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+1। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे इसके अंदर क्या बात है कि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, प्रिपरेशन। इस पे हमने बहुत ज्यादा फोकस करा था, और ये प्रिपरेशन हमने इससे पिछली क्लास में भी करी थी, और लास्ट क्लास के अंदर भी प्रिपरेशन को हमने रिवाइज करा था पूरा अच्छे से। तो फटाफट से फिर से बताता हूँ। प्रिपरेशन 3 तरीके है भाई। एक तो फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वालों से बना सकते हैं। फिर एल्काइल हैलाइड, यानी कि RX, इनसे भी हम लोग बना सकते हैं। इस केस में हम लोग 2 मेटल का इस्तेमाल करते थे, एक तो क्या हो गया जिंक, चिराग ध्यान दो भाई, और एक क्या हो गया आपका सोडियम। सोडियम वाले केस में रिएक्शन का नाम क्या होता था, वुड रिएक्शन, देख रखा हमने पिछली क्लास में। और जिंक वाले का कोई नाम नहीं था, लेकिन यहाँ पे अपने को H2 गैस प्लस एक डाइल्यूट एसिड भी लेना पड़ता था। क्लियर है। अच्छा, मेटल कैटलाइज्ड हाइड्रोजिनेशन। तो मेटल कैटलाइज्ड हाइड्रोजिनेशन क्या हो जाएगा आप लोगों का, मेटल यानी कि नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, यानी कि निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, इनकी प्रेजेंस में H2 गैस का एडिशन होगा। कहां पे, या तो डबल बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड टूट के H लग जाएंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आपको 2 मोल H2 लेने पड़ेंगे, और दोनों बॉन्ड टूट के H और H लग जाएंगे यहाँ पे। ये सारे के सारे क्या आपके, मेटल कैटलाइज्ड हाइड्रोजनेशन। आ रही बात समझ में सबको, क्लियर। चलो, तो ये सारे मेथड में देख लेते। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, खत्म कर दो, सिंगल बॉन्ड बचेगा, एल्केन की प्रिपरेशन हो गई, मेटल कैटलाइज्ड हाइड्रोजनेशन। फिर एल्काइल हैलाइड में एसिड डाल देंगे H2 की प्रेजेंस में, इसको तोड़ देगा, एक साइड प्रोडक्ट बनेगा आपका HCl, और यहाँ पे कैसे लग जाएगा CH4। जितने कार्बन है एल्केन के अंदर उतने ही कार्बन एग्जैक्टली मिलेंगे, तो यस और नो। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितने कार्बन उतने मिलेंगे। लेकिन वुड्स रिएक्शन के अंदर खास बात क्या थी भाई, जितने भी कार्बन है उसके क्या हो जाएंगे, डबल। क्योंकि तो याद करो, मान लो CH3
CH2Cl, इसमें सोडियम ऐड कर दो, 2 सोडियम और फिर क्या, इसको दोबारा लिख लो Cl, CH2 और CH3। क्लियर। अब क्या होगा, NaCl यहां से निकल जाएगा आपका, और देखो ये जो पूरा ग्रुप है यहां से इस जगह जुड़ जाएगा। देखो कितने कार्बन हो गए आपके, CH3, फिर CH2, 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 जितने भी कार्बन होंगे वो क्या हो गया, एग्जैक्टली डबल। ओड नंबर का कंपाउंड नहीं बना सकते हैं, सिंगल कार्बन का कंपाउंड नहीं बना सकते हैं। वुड्स क्लियर हो गया आपको। और वुड्स के अंदर आपको एक चीज और ध्यान रखना, क्या डालना पड़ता है इसके अंदर साथ में, ये क्या करेगा, मॉइस्चर को दूर रखेगा सोडियम मेटल से। इतना क्लियर हो गया। तो मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्लियर। और उसके बाद एल्काइल हैलाइड यानी कि RX, एक्स क्या होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, से क्लियर। जिंक भी यूज कर सकते हैं और सोडियम भी। जिंक यूज करेंगे तो कार्बन सेम रहेंगे, सोडियम यूज करेंगे तो कार्बन डबल हो जाएंगे। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दो तरीके और आए थे कार्बोक्सिलिक एसिड से। एक तो क्या था, डी कार्बोक्सिलेशन, और दूसरा आपका क्या था भी, कॉलबेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। डी कार्बोक्सिलेशन में एक डी कार्बोक्सिलेशन करने वाला आपको मिक्सचर लेना है, उसको डालना है और हीट कर देनी है। यहां पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि जितने भी कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड वाला आप सॉल्ट लोगे उसमें से एक कार्बन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा भाई। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। जैसे एग्जांपल CH3, CH2, CH2 और CO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड, 4 कार्बन वाले एसिड का। क्लियर। यहां पे हमने जब इसके अंदर डी कार्बोक्सिलेशन का मिक्सचर डाला था, यानी कि NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड इन द रेशियो 3:1, और क्या कर देंगे, हीट। तो सिंपली यहां से क्या निकल जाएगा आपका, CO2 और Na निकल जाएगा, बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अब क्योंकि एक कार्बन यहां से कम हो रहा है, इसलिए बचे हुए एल्केन में कितने कार्बन हो जाएंगे, सिर्फ 3, यानी कि 4 थे शुरू में और अब कितने हो गए, 3। तो डी कार्बोक्सिलेशन में हमेशा एक कार्बन कम होगा, और एक कार्बन नहीं लेंगे तो फिर तो कुछ बनेगा ही नहीं। ठीक है, वो एक कार्बन वाला नहीं बन सकता इसमें। अब आपको ध्यान क्या देना है, बहुत ज्यादा फोकस करो प्लीज। कॉलबेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के अंदर भी हम लोगों को एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट लेना होता था, पानी में उसको घोल देते थे और घोलने के बाद बिजली पास करवाते थे, यानी कि इलेक्ट्रोड डाल के हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करवाते थे। बहुत ज्यादा ध्यान देना, वहां पे क्या होता था, एक कार्बन तो कम कर देना है और जो बचे हुए कार्बन उनको क्या कर देंगे, डबल, कॉलबे के अंदर। क्लियर है, करके दिखाता हूं आपको फिर से एक मेथड बताता हूं दोबारा से। 2 कार्बन वाला सोडियम एसिटेट यानी कि सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, पानी में डाला, इलेक्ट्रोलिसिस करी, 4 चीजें बनी। ठीक है, पहला पहले यहाँ पे स्टेप क्या रहेगा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है पानी में डालो, टूट जाएगा, टूट के एक बना एनायन, एक बना आपका केटायन। एनायन कहां जाएगा, एनोड पे, एनोड पे जाके इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, फिर उसमें से CO2 निकल जाएगी, और जो बची हुई चीज है वो क्या बन जाएगी, फ्री रेडिकल। अब अगर मान लो, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 ही कार्बन दिख रहे हैं ना अर्नव, चुप रहो भाई अर्नव, यहाँ पे 2 कार्बन दिख रहे हैं क्योंकि आपकी आवाज आ रही है भाई, बाकी ठीक है। देखो, तो यहाँ पे अगर मान लो 3 कार्बन हो, 4 कार्बन होते टोटल, तो ये तो हट जाता, बचते कितने कार्बन, दोबारा देखो यार तुम लोग, देखो 2 कार्बन तो है ही, 2 और लगा दिए, 4 कार्बन हो गए, ये उड़ जाएगा तो बचेंगे कितने कार्बन, 3, है ना। तो मिथाइल फ्री रेडिकल की जगह क्या बनेगा, प्रोपाइल फ्री रेडिकल। कैसा होगा प्रोपाइल फ्री रेडिकल, CH3, CH2 और CH2 के ऊपर यहाँ पे डॉट। क्लियर, और बाद में यही चीज जाके क्या हो जाती है, डबल। अगर मिथाइल फ्री रेडिकल था ना एक कार्बन वाला, तो वो क्या हो गया, 2 कार्बन का, लेकिन अगर प्रोपाइल होता तो क्या बन जाता वो, हेक्सेन, 6 कार्बन। क्लियर, ठीक है भाई। तो एनोड पे क्या हुआ था, जो भी आपका आयन था उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, बची चीज में CO2 उड़ गया, और जितने भी कार्बन बचेंगे उनका क्या बना दोगे, फ्री रेडिकल। बाद में फ्री रेडिकल डबल हो जाएगा, एक कार्बन का था 2 हो जाएंगे, 4, 2 कार्बन का होता तो 4, 3 का होता तो 6, 4 का होता तो 8, 5 का होता तो 6 का होता तो, बहुत है,
ठीक है। फिर कैथोड पे क्या होगा, पानी जाएगा कैथोड पे, उसमें इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाएगा, और एक तो बनेगा आपका OH नेगेटिव, एक बनेगा H का फ्री रेडिकल, और H का फ्री रेडिकल H2 गैस बना लेगा। तो जो मिथाइल फ्री रेडिकल बना था उसने क्या बना लिया, एक एल्केन, एक प्रोडक्ट आपका ये हो गया। फिर जो H का फ्री रेडिकल बना था उसने क्या बना लिया, H2 गैस, एक प्रोडक्ट आपका ये हो गया। फिर OH नेगेटिव पानी में बचा रह गया, NaOH Na पानी के अंदर बचा रह गया, तो पानी क्या हो जाएगा आपका बेसिक, क्योंकि पानी में क्या है आपके पास Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो ये सारे प्रोडक्ट आपके बने थे। ठीक है भाई, ये 3 बने, सॉरी 4 नहीं, हाँ 4 ही बनते, CO2 भी तो निकल रही है पहले यहाँ पे, तो 4 प्रोडक्ट आपके बन जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार अगर मैं टेस्ट लूंगा ना तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन दूंगा। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, अब डिवीजन भी आपकी काफी अच्छी खासी होगी। अब यहाँ पे आपको दे रखी है फिजिकल प्रॉपर्टी, अभी के लिए छोड़ देते हैं, सीधा हम लोग चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। और केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले आप देखो कौन सी हैं, ठीक है भाई, तभी हम लोग यहाँ पे कुछ आगे पढ़ पाएंगे। तो ध्यान से देखना, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ पे क्या है कि एल्केन जो है वो जनरली क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी हमने देखा था, मतलब क्या होता है, जो एल्केन आपके कंपाउंड है ना, वो ज्यादा रिएक्शन नहीं करने वाले होते, मतलब वो रिएक्टिव कंपाउंड है ही नहीं। ठीक है, देखो रिएक्शन करने के लिए, देखो रिएक्शन करने के लिए आपके पास एक तो इलेक्ट्रोफाइल होगा या फिर कोई न्यूक्लियोफाइल होगा। अब न्यूक्लियोफाइल कब आएगा, जब कहीं पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने कब आएगा, जब कहीं पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब ना इनके पास कोई नेगेटिव चार्ज, एल्केन वालों के पास ना इनके पास कोई लोन पेयर है, ना इनके पास कोई पाई बॉन्ड है, सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड ही तो थे। तो इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक करने आएगा नहीं। फिर न्यूक्लियोफाइल भी क्यों आएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी भी नहीं है इनके पास। तो एल्केन जो है बेचारे सीधे साधे शरीफ से कंपाउंड है, ना इलेक्ट्रॉन ज्यादा ना इलेक्ट्रॉन कम, तो भाई इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल तो अटैक करने के लिए जनरली आएंगे नहीं। फिर यहाँ पे होगा क्या, जरा देखते हैं चलो। पहला दे रखा है यहाँ पे आपको सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है, मान लो आप लोग आइसक्रीम खा रहे थे, कौन सी, कॉर्नेट पे, ठीक है भाई, कॉर्नेट आइसक्रीम खा रहे थे, और कॉर्नेटो आइसक्रीम थी आपकी वेनिला फ्लेवर। किसी ने आपके हाथ से कॉर्नेटो वेनिला फ्लेवर छीन के आपको बटर स्कॉच वाले दे दिया, तो आइसक्रीम अब सब्स्टिट्यूट होगी, पर है तो असल में वो क्या, आइसक्रीम है ना। तो एक आइसक्रीम गई, दूसरी आइसक्रीम आई, इसी को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। मतलब एक चीज गई, दूसरी चीज वैसे ही सिमिलर सी आ गई। अब सब्स्टिट्यूशन सर यहाँ पे कैसे होगा, तो देखो सब्स्टिट्यूशन के अंदर यहाँ पे आपको दे रखा है हेलोजिनेशन। प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, पर आपको मैं सीधे शब्दों में बताऊं ना अगर, तो जो हेलोजिनेशन प्रोसेस है वहां पे क्या होता है, हम लोग देखो वर्ड क्या लिखा है, हेलोजिनेशन, मतलब याद करो एक वर्ड आपको बताया था पहले, हाइड्रोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन ऐड हो रहा था। तो हेलोजिनेशन में किसकी बात करेंगे हम लोग, विल टॉक अबाउट, ठीक है, एक्स की बात करेंगे यहाँ पे, ग्रुप 17 एलिमेंट्स अपने। अब क्या क्या होते हैं हेलोजन अपने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो हम लोग कोई भी एक हेलोजन का वो डालेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे Cl2 डाल दिया, तो Cl2 से क्या होगा, Cl और Cl जो आपस में टूट जाएंगे, और यहां से इनका एक H टूट जाएगा, और H की जगह एक Cl आ जाएगा। तो H इज सब्सटीट्यूटेड बाय क्लोरीन, होगी ना सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। पर क्या ClCl अपने आप टूटेंगे, नहीं, उसके लिए H नहीं, यानी कि एनर्जी चाहिए। और कौन सी एनर्जी चाहिए, बेसिकली सनलाइट की या फिर यूवी रेडिएशन। हाई एनर्जी, सनलाइट के अंदर काफी हाई एनर्जी होती है। आपने नोटिस करा कुछ शैम्पू की बॉटल्स, कुछ और आपके प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो बॉटल्स या फिर पैकेट्स आते हैं वो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि सनलाइट या फिर कोई लाइट उसमें जा नहीं सकती। नोटिस करा कभी, शैम्पू की बॉटल्स होगी, कुछ और ऐसी चीजें होगी जो बिल्कुल कैसी होती है आपकी, ओपेक, क्योंकि वहां पे लाइट से उनको दिक्कत होती है, लाइट उनको डैमेज कर सकती है। आपने देखा धूप में कपड़ों का कलर उड़ जाता है कई बार, तो धूप के पास काफी एनर्जी होती है, तो वही चीज यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और इस सिंपल सी हेलोजिनेशन रिएक्शन में एक हेलोजन एटम ने H को सब्स्टिट्यूट कर दिया। भाई कार्बन यहाँ भी 4 बॉन्ड बना रहा है और यहाँ भी 4 बॉन्ड बना रहा है, तो ये होती है आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पे एक एटम किसी दूसरे एटम के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, सब्स्टिट्यूट। यहां पे एग्जांपल क्या है उसका, हेलोजिनेशन, जहां पे हेलोजन आएगा, हाइड्रोजन को लात मार के भगाएगा, खुद वहां पे लग जाएगा। बहुत आसान है, थोड़ा मैकेनिज्म इसका मुश्किल रहता है, बाकी रिएक्शन आसान है। तो देखो मैकेनिज्म इसका दे रखा है, अभी नहीं पढ़ाता, पहले हम देखते हैं आगे क्या कहेगा।
अच्छा भाई हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़ रहे हैं एल्केन, और सर एल्केन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दी। अब एल्केन का एज फ्यूल भी तो इस्तेमाल करते हैं हम लोग गाड़ियों में, पेट्रोल डीजल सीएनजी, है ना, एलपीजी गैस, ये सारे के सारे फ्यूल हैं, और सारे क्या होते हैं आपके हाइड्रोकार्बन, और उनके अंदर भी पर्टिकुलरली क्या होंगे, एल्केन्स। नकल मत करो भाई कोई भी टेस्ट में, ठीक है, तुम डरते भी नहीं, खुले हम नकल कर रहे हो, देखो। तो इसी प्रकार क्या है हमारा नेक्स्ट रिएक्शन क्या आते हैं यहाँ पे, कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन करने का मतलब क्या होता है भाई, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की एक्सेस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला देना, बिल्कुल आग लगा के तबाही मचा दो, बिल्कुल कंप्लीटली जला दो उसको। ऐसे पेपर है यहाँ पे, पेपर को हम लोग कंप्लीटली बर्न नहीं कर पाते, कुछ राख निकलती है एशेस, तो वो कंप्लीट कंबस्शन नहीं है। लेकिन मान लो घर में जो हम लोग गैस जलाते हैं खाना बनाने के लिए, एलपीजी, उज्ज्वला योजना 2.0, खैर वो थोड़ा अलग टॉपिक हो गया, ठीक है भाई। सो बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग घर के अंदर एलपीजी को बर्न करते हैं तो क्या धुआं निकलता है गैस में से, फ्लेम कौन से रंग की होती है, तो वो कंप्लीट ये रिएक्शन हो रही है, देखो पर्टिकुलरली ये रिएक्शन। जो गैस सिलेंडर्स होते हैं उसके अंदर बेसिकली क्या होता है आपका CH4 मीथेन, और वहां पे हम O2 हवा में से मिल जाएगी किचन के अंदर, और वो जलेगी जो मीथेन है आपकी, और उससे क्या बनेगा CO2 और H2O, तो वाटर वेपर बनती है, दिखाई नहीं देती आप लोगों को, और CO2 वो भी आपको दिखती नहीं है ना, लेकिन कोई भी धुआं या फिर राख नहीं निकल रही है वहां से, तो वो हो रही है आपकी कंप्लीट कंबशन। तो ये वाली रिएक्शंस भी एल्केन देते हैं। अच्छा, कंप्लीट कंबशन कब नहीं होगी, जब हम ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करेंगे पूरा। सो कंबस्शन रिएक्शन को बैलेंस तरीके से लिखने का एक टेक्निक होती है, थोड़ा पंजाबी मिक्स टेक्निक है, हमारे सर ने बताई थी, तो आपको फिर से वही बताऊंगा, ठीक है भाई, बहुत साल पहले सर ने बताई थी, बढ़िया काम करती है। लेकिन यहाँ पे पहले नोटिस करो कि जब भी कंबस्शन रिएक्शन होंगी, यानी कि जब भी हम आग लगाएंगे, जलाएंगे चीजों को, तो एनर्जी रिलीज हो रही है। कैसे पता लगा, नेगेटिव का साइन है डेल्टा एच के साथ, नेगेटिव और किलोजूल पर मोल में, यानी कि एनर्जी रिलीज होती है। यानी कि अगर 1 मोल मीथेन गैस को गैस सिलेंडर से बर्न करोगे तो कितनी एनर्जी निकलेगी, 890 किलोजूल पर मोल। उससे क्या कर सकते हैं हम लोग, हलवा, छोले पूड़ी, राइस, चावल, कुछ भी बनाओ घर की अपनी बात, हाथ भी सेक लो इवन, ठीक है, तो मतलब एनर्जी इतनी आपकी निकलती है, क्लियर है। अच्छा, C4H10 पेट्रोल डीजल में मिलता है ये, इससे आपकी और ज्यादा एनर्जी निकलती है, ठीक है भाई। चलो, सो ये आपकी कंबशन रिएक्शन के बारे में बातें थी, और डिस्कस करेंगे, तो माइंड में फिर से आपको रिकॉल कराता हूं, कर क्या रहे हैं हम लोग एल्केन पढ़ रहे हैं, और एल्केन के अंदर हम लोग एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, ठीक है चिराग। केमिकल प्रॉपर्टीज, पहला क्या देखा हमने, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके अंदर हेलोजिनेशन, फिर हमने नंबर 2 क्या देखा यहाँ पे, कंबशन रिएक्शन, भाई जला दो इनको एल्केन्स को, जल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर नंबर 3 में क्या आएगा यहाँ पे, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत अच्छे से रट्टा मार के याद करना पड़ता है प्रॉपरली, क्योंकि देखो ध्यान दो, मीथेन, मीथेन, इथेन, चलो इन दोनों मीथेन को ही देख लो, दोनों मीथेन है, दोनों के अंदर O2 गैस डाली, लेकिन रिएक्शन कंडीशंस को चेंज कर दिया। यहाँ पे कॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे मोलिब्डेनम ऑक्साइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या लिख रखा है, मोलिब्डेनम, ठीक है। तो अलग अलग चीजें बन रही है, एक जगह मिथेनॉल, एक जगह मिथेनल, दिस इज द अल्कोहल, दिस इज द एल्डिहाइड, और देखो ये क्या होगा, मैंगनीज डाई एसिटेट, दिस इज द मैंगनीज डाई एसिटेट, इसके प्रेजेंस में इथेनोइक एसिड बन गया। तो सारी की सारी एक कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो करी, पर थोड़ा कंट्रोल वे में, क्योंकि अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे तो फिर तो वो क्या होगी, कंबशन, जला दिया हमने, CO2H2 बनेंगे फिर वहां पे, आ रही बात समझ में। तो देखो एल्केन टॉपिक कितना आसान लग रहा था, लेकिन बहुत सारी चीजें उसमें निकल के आ रही है, और लगभग इसी पेज में कंप्लीट हो जाएगा। 3 नंबर, पहला नंबर क्या हो गया, पहला नंबर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा नंबर कंबशन, तीसरा नंबर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, चौथा नंबर क्या हो जाएगा, आइसोमेराइजेशन। ये टॉपिक क्या होता है, एक एल्केन की टाइप को दूसरे एल्केन की टाइप में कन्वर्ट कर देना, कार्बन भी उतने ही रहेंगे, हाइड्रोजन भी उतने ही रहेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, बस एक टाइप को दूसरे में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल सा एग्जांपल, मान लो आपके पास क्या था, 4 कार्बन की एक सीधी चेन थी, आपने क्या करा, 3 कार्बन की चेन के आप एक कार्बन लगा दिया, हाइड्रोजन सेम रहेंगे, कार्बन सेम रहेंगे, बट लेकिन ये एक दूसरे के अब चेन आइसोमर्स बन गए,
चेन आइसोमर्स। तो दिस इज द आइसोमेराइजेशन, नॉट सो इंपॉर्टेंट, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए टॉपिक दिया हुआ है। फिर एक अगला दे रखा है एरोमेटाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही बढ़िया है। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है एरोमेटाइजेशन, मतलब एक वर्ड लिखा है एरोमेटिक। एरोमेटिक वर्ड जैसे ही आपको कहीं पे सुनाई देना, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए भाई, वी आर टॉकिंग अबाउट द बेंजीन, क्योंकि बेंजीन 6 कार्बन की क्या होती है, एक एरोमेटिक रिंग, इसके अंदर एरोमेटाइजेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड ये चेंज होते रहते हैं, कभी यहाँ पे है या फिर कभी इस जगह पे है, बदलते रहते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक गोलाई बना दो उठा के, बार बार बदल रहे हैं। तो बेंजीन के अंदर एक एरोमेटिक वाली प्रॉपर्टी होती है, और एरोमेटाइजेशन हमने क्या करा कि एक 6 कार्बन की सीधी सी एक चेन ली, बहुत सारे कैटलिस्ट आपको दिखा रखे हैं, वो डालने से 6 कार्बन की चेन बेंजीन में कन्वर्ट हो जाती है, दैट्स इट, बस। दिस इज द प्रोसेस ऑफ एरोमेटाइजेशन। और थोड़ी डिटेल है इसके अंदर, जो मैं मेथड को एक बार दोबारा आपको रीड करवाऊंगा सभी को, तो आपको तब बताऊंगा। फिलहाल आपका आज का टास्क क्या है, जितनी भी आपको चीजें बता रहा हूँ ना, इनको सीक्वेंस से याद करके आना है, क्योंकि सबसे पहला टारगेट होता है आपको सिलेबस बताना चाहिए, हम लोग पढ़ के रहे हैं। याद करो, जब से हमारी क्लास हो रही है हर रोज हाइड्रोकार्बन इज अ फ्यूल से शुरू करवाता हूँ। रीजन, कम से कम क्लास में आपका रिवाइज तो होगा जरूर, ठीक है भाई, समझ मेरी बात। तो मेन है आपको याद करना, पहले पूरा सिलेबस याद करोगे, फिर अंदर के टॉपिक तो याद हो ही जाएंगे। एक रास्ता, गाइडलाइंस आपको मिलनी चाहिए पढ़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, शांति क्लास में काफी होगी और मीटिंग हमारी बची हुई है काफी बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, चलो। आगे रखा है यहाँ पर रिएक्शन विद स्टीम। अब ये डायरेक्टली याद करने की चीज है, ठीक है। ये एक्चुअल में आपकी 11th क्लास हाइड्रोजन एक चैप्टर है, वहां की रिएक्शन है। यहाँ पे क्या बनती है आपकी, वाटर गैस बनती है, तो वो उसकी रिएक्शन है, वहां से देखने की। ये वाटर जो है ना, वाटर, ये वाटर यहाँ पे गैसेस फॉर्म में आपको दिया हुआ है। तो ये उसकी पेज नंबर भी मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये क्लास 11th की हाइड्रोजन चैप्टर की रिएक्शन है और इंपॉर्टेंट थी। वाटर गैस या फिर इसको सिन गैस भी बोलते हैं, सिंथेसिस गैस, सिंथेसिस गैस, ठीक है। चलो थोड़ी सी टाइम और फिर चलते हैं। अच्छा, अगली प्रोसेस दे रखी है पायरोलिसिस। ये पायरोलिसिस प्रोसेस ना आज के टाइम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। पायरोलिसिस को हम लोग बोलते हैं क्रैकिंग। देखो, गाड़ियां सबके पास होती हैं भाई, है ना, पूरे देश की इकोनॉमी के लिए, पूरे देश में पूरी पॉपुलेशन के लिए गाड़ियां, ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें लगते हैं फ्यूल। अब मुझे होता है डीजल वर्सेस पेट्रोल, कौन सा फ्यूल जो है वो कम पॉल्यूशन करता है, पेट्रोल करता है, डीजल से बेटर है। और पेट्रोल से बेटर एक और फ्यूल होता है जो आजकल दिल्ली में काफी यूज होता है, सीएनजी, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी के अंदर मेनली क्या होता है, CH4 मीथेन। और पेट्रोल के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे कार्बन की चेन्स होती हैं। डीजल के अंदर ना उससे थोड़े बड़े कार्बन की चेन्स होती हैं। तो देखो क्या होता है, अगर किसी फ्यूल का कंप्लीट कंबस्शन होगा, यानी कि O2 के साथ वो मिल करके जो है कंप्लीट CO2 और H2 बना देगा, तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और H2 निकल रहे हैं, धुआं कम, मतलब धुआं निकलेगा ही नहीं, ना के बराबर पॉल्यूशन कम। सो क्या होता है, हमारा टारगेट क्या रहता है कि भाई डीजल से हम लोग पेट्रोल कन्वर्ट करें। मतलब क्या है हमारा टारगेट, कि एक ऐसा फ्यूल इस्तेमाल करें जहां पे जो कार्बन की चेन हो ना, वो छोटी छोटी चेन हो, ताकि उनका कंप्लीट कम्बशन हो पाए। बड़ी कार्बन की चेन होगी तो उसका कंप्लीट कम्बशन नहीं हो पाएगा, उससे धुआं निकलेगा। पर अगर वो कंप्लीटली CO2 और H2 में कन्वर्ट होगी तो धुआं नहीं निकलेगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, क्रैकिंग या फिर पायरोलिसिस की प्रोसेस के जरिए कार्बन की बड़ी बड़ी चेन को तोड़ देते हैं, क्रैक कर देते हैं, और छोटी छोटी चेन में कन्वर्ट करते हैं। एंड दिस इज यूजफुल फॉर फ्यूल्स। जितने ज्यादा छोटी छोटी चेन होंगी, उतना ही बेटर फ्यूल आपका होने वाला है, वो पोल्यूशन कम करेगा और उसकी कंबशन भी ज्यादा होगी। आपने देखा कुछ पेट्रोल आते हैं, प्रीमियम पेट्रोल आते हैं, कुछ बढ़िया क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के पेट्रोल, उनके अंदर छोटी छोटी कार्बन चेन होती है, ठीक है। जैसे कि फरारी वगैरह में तो स्पेशल फ्यूल ही डलते हैं। तो खैर वो तो खैर बात की बात है मुझे, ठीक है। देखो, अब देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, 6 कार्बन की चेन है। देखो, 6 कार्बन की चेन में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन देखो हाइड्रोजन कम हो गए। फिर 4 कार्बन की चेन में कन्वर्ट कर दिया, 3 और 2 और 1 में कन्वर्ट कर दिया, मतलब बेसिकली तोड़ के छोटा कर दिया कार्बन चेन को। और देखो इवन 12-12 तक की कार्बन की चेन, बड़े बड़ी चेन, उनको भी छोटों में कन्वर्ट कर दिया। तो दिस इज द पायरोलिसिस प्रोसेस। तो कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी प्रोसेस तो पायरोलिसिस मतलब
अब क्रैक करना मतलब तोड़ना, दैट्स इट, सिंपल सी बात है। आ रही बात समझ में? तो ये 7 तरह की चीजें होती है आपकी, किसके अंदर आएंगी, वो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में। बात समझ में आ रही है भाई? तो एक बार फिर से हल्का सा एक डिवीजन छोटा सा, फटाफट प्रिपरेशन शुरू करते हैं। प्रिपरेशन 3 तरीके, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देंगे सिंगल बॉन्ड में। उसके बाद एल्काइल हाइड से क्या करेंगे हम लोग, या तो जिंक डालेंगे या फिर सोडियम डालेंगे, डबल होगी, जिंक डालेंगे डबल नहीं होगी, सोडियम वाले को वुड रिएक्शन बोलते हैं। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में सॉल्ट लेंगे दोनों केस में, एक जगह डीकार्बोक्सिलेशन NaOH CO डाल देंगे, हीट कर देंगे और एक कार्बन कम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, कॉलबैक के अंदर बिजली का इस्तेमाल करेंगे, एक कार्बन कम करो, बचे हुए कार्बन को डबल कर दो, और 4 तरह के आपके क्या बनेंगे, प्रोडक्ट इसके अंदर। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी हमने छोड़ दी थी, फिर इसके अंदर है केमिकल में, पहला क्या आ जाएगा इसके अंदर, सब्स्टिट्यूशन, उसके अंदर क्या होगी अपनी हेलोजनेशन, इसको डिटेल में पढ़ाना है अभी, ध्यान रखना। फिर अपने नेक्स्ट नंबर पे क्या आया, कंबशन, कंप्लीटली जला दो, CO2H2 में कन्वर्ट कर दो, एनर्जी निकलेगी, आग लगा दो। फिर आपका क्या आ जाएगा, कंट्रोल ऑक्सीडेशन, काफी कंफ्यूजिंग है, अलग अलग कैटलिस्ट वगैरह डालेंगे, प्रोडक्ट हमारे अलग अलग बनेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन तो हम लोग दे रहे हैं लेकिन कंट्रोल वे में ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा, कंट्रोल ऑक्सीडेशन, कंप्लीट कंबशन यहाँ पे नहीं करते हैं। उसके बाद क्या आता है आपका आइसोमेराइजेशन, आइसोमेरिज्म की प्रोसेस करेंगे, एरोमेटाइजेशन, एक एरोमेटिक रिंग बना देंगे इसके अंदर, और कैटलिस्ट आपको याद करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। रिएक्शन विद स्टीम 11th क्लास की रिएक्शन है, CO और H2 बनेगी, काफी इंपॉर्टेंट गैस होती है ये, सिंथेसिस गैस या फिर सिन गैस। और पैरालिसिस के अंदर क्या करेंगे हम लोग, क्रैकिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखो जो पढ़ाया था विद इन 30 सेकंड रिवाइज भी करा दिया आज। तो अगर एक बार अच्छे से पढ़ लोगे ना तो रिवीजन करना बहुत आसान रहता है। क्लियर? चलो मीटिंग वहीं पे एंड करते हैं, इसके बाद और कुछ पढ़ाने का मतलब बनता नहीं है। क्लियर है? और नेक्स्ट क्लास हम करेंगे कल अपनी, तो बेस्ट ऑफ लक। इसको आज यूट्यूब पे डाल दूंगा, पूरी पूरी उम्मीद है दोनों क्लासेस को, और आप रिवाइज करके जरूर आना फिर।